तो दोस्तों इस चैप्टर के अगले पार्ट पर हम आ गए हैं। साझेदार की मृत्यु, निवृत्ति हमने पढ़ लिया। अब हम पढ़ेंगे साझेदार की मृत्यु हो जाए तो क्या होगा। साझेदार की मृत्यु होने पर फर्म में उसका भाग उसके प्रतिनिधि को दिया जाएगा। मतलब यदि साझेदार की मृत्यु हो जाए, जैसे ए बी सी, अब इसमें से बी की मृत्यु हो जाती है तो अब ये तो मर गया, तो इसका भाग लेगा कौन, तो इसका भाग प्रतिनिधि को दिया जाएगा, जो रिप्रेजेंटेटिव या इसका नॉमिनी होगा उसको, उत्तराधिकारी। साझेदार की मृत्यु पर लेखांकन प्रक्रिया क्या क्या है। एक तो प्राप्ति भुगतान ज्ञात करना है, अवितरित लाभों व संचयों का वितरण करना है, ख्याति का समायोजन करना है, पुनर्मूल्यांकन, चालू वर्ष के लाभ की गणना करना है, मृतक साझेदार का पूंजी खाता हमको बनाना है। नए अनुपात की गणना कैसे की जाएगी, जैसे हमने अवकाश ग्रहण में किया था ना, सेम अवकाश ग्रहण में हमने 5-6 स्टेप में किया था, है ना। नया अनुपात ज्ञात करना, जैसे कि ए बी सी 3:2:1 के अनुपात में बी मर गया तो ए व सी का कितना बचा, 3:1। यही इनका नया होगा और यही इनका नफे का अनुपात होगा। और अगर अलग अलग स्टेप भी बोले तो वैसे ही जैसे पहले हमने की है। मृतक साझेदार के प्रतिनिधि को दी जाने वाली राशि करना, तो दोस्तों यहाँ पर ये बता दूं मैं कि मृतक साझेदार के को दी जाने वाली गणना और रिटायर हुए निवृत्त हुए साझेदार को दी जाने वाली भाग की गणना लगभग सेम है। बस ये अंतर क्या होता है निवृत्ति और मृत्यु में, निवृत्ति होना और मृत्यु में अंतर ये है कि निवृत्ति किसी फिक्स डेट को हो सकती है, लेकिन मृत्यु की कोई फिक्स डेट नहीं है ना। तो इसमें ये जो भी कैलकुलेशन हम करेंगे ये कब तक का करेंगे, मृत्यु के दिन तक का, है ना। मृत्यु के दिन तक उस साझेदार का जितना भी भाग फॉर्म में बनता है उसको कैलकुलेट करके देंगे। जैसे कि नंबर 1 साझेदार की पूंजी, अब साझेदार की पूंजी जितनी बनती है वो उसको लौटानी पड़ेगी। पूंजी पर ब्याज यदि प्रावधान हो, और वो भी कब तक, मृत्यु दिनांक तक का, है ना, मृत्यु दिनांक तक का कैलकुलेट करके देंगे। वेतन वो भी मृत्यु दिनांक तक का कैलकुलेट करके देंगे यदि उसको मिलता है तो। साझेदार द्वारा दिया गया ऋण, साझेदार ने अगर ये पार्टनर ने फर्म को लोन दिया है तो उस लोन को भी लौटाएंगे, प्लस उस पे इंटरेस्ट भी, और इंटरेस्ट भी कब तक का, मृत्यु के दिन तक, मृत्यु के दिनांक तक, है ना। और चालू वर्ष का लाभ, वो भी चालू वर्ष का लाभ भी कब तक का, जब तक उसकी मृत्यु हुई, हम कैलकुलेशन में करेंगे। विगत वर्षों के संचित लाभ हानि उसको देंगे। साथ ही एक चीज और है इसमें, ख्याति की राशि, जितनी भी उसकी ख्याति की राशि बनती है वो कौन, जिसको नफा होगा वो देंगे। और आहरण उससे ले लिया जाएगा, जो आहरण उसने किया था ले लिया जाएगा, मतलब उसकी कैपिटल से काट दिया जाएगा, आहरण पर ब्याज काट दिया जाएगा। साझेदारों द्वारा लिया गया ऋण, अगर पार्टनर ने फर्म से लोन लिया था और इसकी डेथ हो जाती है तो लोन भी वापस चुकाना पड़ेगा। कौन चुकाएगा, प्रतिनिधि, मतलब उसकी कैपिटल में से काट दिया जाएगा। और उसका इंटरेस्ट भी कब तक का, जब तक वो मरा है। तो दोस्तों ये कुछ कैलकुलेशन हमें करने हैं। अब देखिए इंपॉर्टेंट है कि मृतक साझेदार के हिस्से के लाभ की गणना, कि जब वो मरा, साझेदार जब मरा उसके लाभ की गणना कैसे की जाए। तो मृतक साझेदार के लाभ की गणना 2 तरीकों से की जा सकती है। नंबर 1 औसत लाभ के अनुसार, है ना, या समय, जितना समय हुआ ना उसको मरे तो समय के आधार पर, इसको कहते हैं अपन समय के आधार पर। अब इसको कैसे करते हैं, मैंने एक एग्जांपल से लिया है ये, ठीक है। तो एग्जांपल से देखेंगे अपन। दोस्तों एग्जांपल कहता है ए बी तथा सी एक फर्म में साझेदार है, इनका अनुपात क्या है, 3:2:1 है। फर्म की पुस्तकें, मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज ध्यान दीजिए, फर्म की पुस्तकें 31 मार्च को बंद हो जाती हैं। साझेदारी संलेख के अनुसार किसी साझेदार की यदि मृत्यु होती है तो चालू वर्ष के लाभ की गणना पिछले वर्ष के लाभ के आधार पर की जाती है। मतलब हम बेस किसको मान रहे हैं, पिछले वर्ष को। वर्ष 31 मार्च 2018 को फर्म का लाभ क्या था, 60,000 था। यदि 31 मार्च 2018 को फर्म का लाभ 60,000 था, यदि 1 जुलाई 2018 को बी की मृत्यु हो जाती है, किसकी मृत्यु हो रही है ये नोटिस करना है हमें, कि बी की मृत्यु हो जाती है तो उसके हिस्से के लाभ की गणना कीजिए। नंबर 1 हमारा पिछला वर्ष खत्म हुआ था 31 मार्च 2018 को। मृत्यु की दिनांक क्या है, मृत्यु हुई है, ये देखिए मृत्यु 1 जुलाई 2018 को मृत्यु हुई है ना। मतलब अब चालू वर्ष जो है, चालू वर्ष कहां से शुरू हुआ, 1 अप्रैल 2018 से।
कब तक चलेगा? 31 मार्च 2019 तक चलेगा, है ना। तो इस वर्ष अप्रैल, मई, जून 3 महीने तक तो जिया ये, और जुलाई 1 जैसे ही आया मर गया, मतलब 3 मंथ का इसको लाभ जरूर देना पड़ेगा हमें। इसकी गणना करते हैं, और इसकी गणना पिछले वर्ष के आधार पर, और पिछला वर्ष का लाभ आपको दिया है 60,000, तो अब 60,000 के आधार पर जब करेंगे तो देखो 60,000 है लाभ, नंबर 1 बात, है ना। उसका हिस्सा कितना बनता है? कौन मरा है? बी मरा है। बी का हिस्सा कितना है? 2/6 बी का हिस्सा है, तो ये 2/6 बी का हिस्सा। और वो कितने मंथ तक जिया है? वो जिया है 3 महीने, है ना, 3 महीने जिया, 3/12, क्योंकि अप्रैल, मई, जून तक तो वो जिंदा था, जैसे ही जुलाई हुई और उसकी मृत्यु हो गई, तो 3 महीने तक तो वो जीवित था। तो 60,000 के आधार पर इसके लाभ की गणना हम कर लेंगे। तो दोस्तों इसका लाभ हो जाएगा 5,000 रुपए इसका लाभ आता है ना। तो हम कह सकते हैं कि इसके 2/6 हिस्से के लिए 3 महीने का लाभ कितना बनता है? 5,000। ठीक है, ये लाभ की गणना हो गई। अगर यही गणना हमें विक्रय के आधार पर करनी है तो कैसे की जाएगी? यदि साझेदारी सल्लेख में विक्रय के आधार पर लाभ की गणना का उल्लेख है, तो पिछले वर्ष के विक्रय तथा लाभ के अनुपात के आधार पर चालू वर्ष के विक्रय से लाभ की गणना कर ली जाएगी। एक उदाहरण है, ए, बी तथा सी फॉर्म में साझेदार है, वही उदाहरण है 321। फॉर्म की पुस्तकें 31 मार्च को ही बंद होती है। साझेदारी सल्लेख के अनुसार किसी साझेदार की मृत्यु होती है तो चालू वर्ष के लाभ की गणना विक्रय के आधार पर करेंगे। अब की बार वर्ष 31 मार्च 2018 को फॉर्म का विक्रय, है ना, फॉर्म का विक्रय कितना था? 3 लाख रुपए था, तथा फॉर्म का लाभ 60,000 रुपए था। यदि 1 जुलाई 2018 को, एग्जांपल तो वही है कि 1 जुलाई 2018 को बी की मृत्यु हो जाए, तो 1 जुलाई 2018 तक फॉर्म का विक्रय बी दिया है 1,20,000, तो उसके हिस्से के लाभ की गणना कीजिए। ठीक है, अब यहां पर देखिए विक्रय के आधार पर लाभ निकालेंगे अपन, है ना। अब पिछले साल देखिए आप, पिछले साल विक्रय कितना था? पिछले साल सेल्स माने कि विक्रय था 3 लाख, और लाभ कितना था? प्रॉफिट था 60,000। मैं कह सकता हूं कि 3 लाख रुपए पे 60,000 प्रॉफिट हुआ था। तो इससे प्रतिशत निकाल लेते हैं इसका, कि प्रतिशत कितना लाभ हुआ। तो ये प्रतिशत आ जाएगा आपका 20%, है ना। सॉरी दोस्तों, मैंने फॉर्मूला थोड़ा सा उल्टा लिख दिया है। हमें क्या करना पड़ेगा? सेल्स को नीचे और प्रॉफिट को ऊपर रखना पड़ेगा कि 60,000 अगर 3 लाख का प्रॉफिट है तो इसके हिसाब से क्या अनुपात निकलता है, मतलब कितना प्रतिशत निकलता है। तो हमें क्या करना पड़ेगा? 60,000 प्रॉफिट हुआ यदि 3 लाख सेल्स पर, तो बताओ ये कितने प्रतिशत हुआ। तो इसका प्रतिशत हम देख लेते हैं, और ये आता है 20%। और वैसे भी दिखाई दे रहा है कि 60,000 3 लाख का कितना प्रतिशत है? 20% है। तो इस बार भी लाभ कितना होगा? 20%। देखो यहां पर एक और इंफॉर्मेशन है कि 1 जुलाई तक, नया साल कब शुरू हुआ आपका? 1 अप्रैल 2018। वो मरा कितना कब? 1 जुलाई 2018। कितने महीने हुए? 3 महीने। और 1 जुलाई 2018 तक उसकी सेल्स दी है 1,20,000। तो 1 जुलाई 18 तक उसकी सेल्स है 1,20,000, तो 20% अपना दर है ना। तो प्रॉफिट हो जाता है उसका 24,000। तो मैं कह सकता हूं कि 1 जुलाई 2018 तक प्रॉफिट जो है फर्म का वो कितना रहा? 24,000। तो ये उस अवधि तक का प्रॉफिट तो हमने देख लिया। अब उसके हिस्से का प्रॉफिट निकाल लो। उसका हिस्सा 24,000 तो पूरी फर्म का प्रॉफिट, उसका हिस्सा कहां है? तो बी का हिस्सा था 2/6, तो ये 2/6, तो उसका हिस्सा हो जाता है 8,000। ये विक्रय के आधार पर हमने उसके हिस्से की गणना कर दी है। अब इसका हम एक कंप्लीट क्वेश्चन ले लेते हैं दोस्तों, ठीक है, मृत्यु के स्थिति में भी।
राम श्याम तथा मोहन दो दो एक में साझेदार है। उनका चिट्ठा निम्न प्रकार है। चिट्ठे में कैपिटल दिए तीनों की, देय विपत्र दिया और लाभानी दिया। ये थोड़ा सा आप ध्यान रखिएगा, अमाउंट ये देय विपत्र का है और ये लाभानी का है, और ये कैपिटल का यहाँ पर एक शून्य ज्यादा लग गया है बस। यहाँ पर कैपिटल का 6 लाख रुपए अमाउंट है, ठीक है। तो अब इधर भूमि तथा भवन 4.5 लाख दिया, मशीन उपार्जित है, रोकड़ सभी दिया है। ये मशीन का वैल्यू हो गया, ये देनदार का वैल्यू हो गया, ये उपार्जित आय का वैल्यू हो गया, ये रोकड़ का वैल्यू हो गया। अब क्वेश्चन में आगे बोला हुआ है 30 सितंबर 2016 को मोहन की मृत्यु हो जाती है। 90,000 फर्म की ख्याति आंकी जाती है। ये क्या है? फर्म की ख्याति, फर्म की ख्याति आंकी जाती है 90,000 रुपए। फर्म में दायित्व तथा संपत्तियों का पुनर्मूल्यांकन इस प्रकार किया गया। भूमि तथा भवन को ये सारे जो आपको दिए हैं, ये दायित्व तथा संपत्तियां हैं जिनको पुनर्मूल्यांकित किया गया है। साझेदारी सर्लेख के अनुसार कि साझेदार की मृत्यु हो जाती है तो चालू वर्ष के लाभ की गणना पिछले 3 वर्ष के औसत लाभ समय के आधार पर करनी है, पर की जाती है। साझेदार की मृत्यु पर आवश्यक खाते बनाइए। तो दोस्तों, साझेदार की मृत्यु पर कौन कौन से खाते बनाए जाते हैं? यदि साझेदार की मृत्यु हो जाती है तो नंबर 1 आप पुनर्मूल्यांकन खाता बना लीजिए, और नंबर 2 जो साझेदार मरा है साझेदार उसका खाता है ना, साझेदार का खाता का पूंजी खाता बना लीजिए। कौन सा? मृतक का, है ना। मृतक का क्यों बना रहे? देखो बाकी साझेदार तो अभी जिंदा है ना। तो ये जो साझेदार मरा है यही 1 जुलाई को मरा है और इसका हिसाब आज करना है हमें। तो बाकी तो अभी बने नहीं, बाकी तो अभी मरे नहीं है, तो उनका तो 31 मार्च को होगा। अभी हम केवल साझेदार जो मृतक साझेदार है उसके लाभ की ही गणना, उसका पूंजी खाता ही बनाएंगे। तो दोस्तों पहले रिवैल्यूएशन अकाउंट बना लेते हैं। तो दोस्तों रिवैल्यूएशन अकाउंट बना लेते हैं इसका। सबसे पहले भूमि तथा भवन को 10% बढ़ा दिया गया। भूमि तथा भवन कितना दिखाई दे रहा है? 4.5 लाख। तो 10% बढ़ा दिया गया, तो बाय साइड में बढ़ा लेंगे। बाय लैंड एंड बिल्डिंग कितना? 4.5 लाख। तो 10% बढ़ा तो 45,000 हो गया। इसके अलावा मशीन पर 10% रास लगाया गया है। मशीन कितने की है? मशीन है 1 लाख रुपए की। 10% रास लगाया है तो ये लीजिए टू मशीन 10,000 से कम हो गई, ये 10,000 से कम हो गई मशीन। आगे बोला गया है देनदारों पर 5% डूबत ऋण का संचय बनाना है। देनदार कितने आपके? देनदार है 50,000 के। 50,000 का 5% होता है कितना? 2500, है ना। तो टू प्रोविजन ऑन डेटर्स कितना? 2500 प्रावधान बना दिया गया देनदार पे। और कुछ बोला है आगे? आगे कुछ नहीं बोला है। रिवैल्यूएशन के लिए तो कुछ नहीं बोला है। तो यहां पर हम प्रॉफिट ले लेते हैं रिवैल्यूएशन का, प्रॉफिट या लॉस जो भी हुआ तो इसकी टोटल कर लेते हैं। इधर की टोटल बड़ी है, देखो 45,000 45,000 में से ये 35 और 32,500 बच जाता है आपका टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में। देखो ये रिवैल्यूएशन अकाउंट है, तो रिवैल्यूएशन अकाउंट को आपको इनके पुराने ही रेशो में बांटना पड़ेगा, है ना। पुराना रेशो क्या है इनका? 2:2:1 है इनका पुराना रेशो। तो इस रेशो में बांट दीजिए। 32,500 को 2:2:1 में बांट दीजिए, है ना। 5,500 6,500 तो 13,000। ये कौन कौन है? राम श्याम मोहन। 13,000 इसका आ जाता है, 13,000 इसका आ जाता है और 6,500 इसका आ जाता है। ये प्रॉफिट हमने बांट दिया, ठीक है। अब हम बना लेते हैं मोहन्स कैपिटल अकाउंट। देखो दोस्तों यहाँ मृतक साझेदार है कौन? मोहन, और मोहन की मृत्यु हुई है 1 जुलाई। तो बाकी पार्टनर्स का कैपिटल अकाउंट तो 31 मार्च को बनेगा। मोहन का कैपिटल अकाउंट आज ही हमें बनाना पड़ेगा 1 जुलाई 2018 के दिन। तो सबसे पहले मोहन की कैपिटल लिख देते हैं अपन। बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन। मोहन की कैपिटल दे रखी थी हमें 1 लाख रुपए, ठीक है। मोहन की कैपिटल लिख देते हैं 1 लाख रुपए। ये लीजिए 1 लाख रुपए, ठीक है। इसके अलावा मोहन की कैपिटल के बाद मोहन की कैपिटल के बाद हमारे पास है लाभानी खाता।
तो ये 31 मार्च 2018 का लाभ दिया हुआ है 50,000, तो ये मोहन को भी दिया जाएगा, तो मोहन को दिया जाएगा तो मोहन के हिस्से में बाय P&L। दोस्तों ये पिछले वर्ष का लाभ है, ठीक है, क्योंकि ये बैलेंस शीट में दिया है। तो ये 50,000 मोहन का भाग है 1/5, तो ये 10,000 मोहन को मिल जाएगा। अब रीवैल्यूएशन का देखो प्रॉफिट हुआ था कितना, 6,500 मोहन के खाते में आया था, तो बाय रीवैल्यूएशन 6,500 मोहन के खाते में लिख दिया। अब बैलेंस शीट में और कोई प्रॉफिट लॉस देख लेता हूं, देखो ये प्रॉफिट था बढ़ गया, इधर कोई गुडविल वगैरह कुछ नहीं है। अब पहले तो हम ख्याति का मूल्यांकन कर लेते हैं, 90,000 की ख्याति है, इस हिसाब से मैं कैलकुलेशन कर लेता हूं। देखो राम श्याम मोहन 2-2-1 में है, फर्म की ख्याति है 90,000, तो मोहन की ख्याति बनती है 1/5, है ना, तो ये बनती है मोहन की ख्याति 18,000। अब यहाँ गेनिंग पार्टनर कौन है, गेनिंग पार्टनर है राम और श्याम, तो ये दोनों डेबिट हो जाएंगे, राम्स कैपिटल अकाउंट डेबिट, श्याम्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू मोहन, और इसको आ जाएगा 18,000, और ये देगा कौन, 9,000 देगा राम और 9,000 देगा श्याम। तो यहां पर हमने इसकी एंट्री बना ली, तो बाय राम बाय श्याम और टू मोहन, है ना। तो यहां पर देखिए मोहन को ख्याति कौन देगा, राम देगा 9,000 और श्याम देगा 9,000, तो हम लिख देंगे बाय राम्स कैपिटल बाय श्याम्स कैपिटल और 9,000 ये दोनों दे देंगे। अब एक और चीज हमें कैलकुलेट करनी है, P&L सस्पेंस, जो इस वर्ष का रहेगा, ठीक है, इस वर्ष का लाभ। साझेदारी सरलेख के अनुसार किसी साझेदार की मृत्यु होने पर चालू वर्ष के लाभ की गणना पिछले वर्ष के पिछले 3 वर्ष के औसत लाभ पर की जाएगी। देखो अभी हम कहां पर है, किस सिचुएशन में है, सॉरी ये 2018 नहीं, बैलेंस शीट 2016 की थी, है ना, तो अभी हम 2016 वर्ष में है ना, 2016 में, तो पिछले 3 वर्षों का हमें लाभ लेना है औसत। पिछले 3 वर्षों का लाभ कितना है हमारा, 14 का दिया है 60, 15 का दिया है 70, 2014 का लाभ है 60, 2015 का लाभ है 70 और 2016 का है भैया, तो 2016 यहां तो दिया ही नहीं, आप कहेंगे 2 वर्ष का लाभ है, नहीं, 2016 ये रहा ना, अभी वर्ष कौन सा चल रहा है, 2016 31 मार्च, तो 2016 के हिसाब से इस वर्ष का लाभ कितना है 50,000, तो ये भी हम जोड़ लेंगे 50,000, तो ये 3 वर्षों का लाभ हो जाएगा कि तो 50 70 ये हो गए 1,30,000 और 1,80,000, 1,80,000 टोटल, और 3 वर्ष का है तो 60,000 एवरेज प्रॉफिट आता है, ठीक है, 60,000 एवरेज प्रॉफिट आता है 3 सालों का, तो ये 60,000 एवरेज प्रॉफिट, इस पे लाभ की गणना कर लेते हैं अपन, है ना। लाभ की गणना, देखो औसत लाभ कितना आया, 3 वर्षों का औसत लाभ आया है 60,000, उस बंदे का रेशो कितना है 1/5 मोहन का, और कब मरा वो 1 जुलाई, तो 3 महीने वो जीवित रहा, तो इस हिसाब से उसके लाभ की हम गणना कर लेते हैं। तो ये रहेगा 4 और ये 5 के हिसाब से 12,000 कट जाएगा और 4 के हिसाब से 3,000, तो इस व्यक्ति का मोहन का लाभ बनता है 3,000 रुपए, जो किस नाम से लिख दिया जाएगा, P&L सस्पेंस के नाम से 3,000 लिख दिया जाएगा। और दोस्तों इसमें कोई आहरण लोन वगैरह की इंफॉर्मेशन नहीं है, इसलिए हम डायरेक्ट इसकी टोटल कर लेते हैं कि मोहन को कितना अमाउंट, कितनी जो राशि देनी पड़ेगी, तो 1,10,000 और 1,10,000 के बाद 16,500, 1,10,000, एक 16,500, एक 25,500, एक 34,500, 34 और 3 37, 1,37,500 इधर की टोटल आ रही है, 1,37,500 इधर की टोटल आ रही है, तो इसको हम दे देंगे, ये किसको देंगे, ये हम देंगे टू मोहन्स एग्जीक्यूटर अकाउंट।
मोहन का एग्जीक्यूटर, प्रतिनिधि को हम क्या कहेंगे, एग्जीक्यूटर, तो ये उसके खाते में हम ट्रांसफर कर देंगे। तो ये दोस्तों जब किसी साझेदार की मृत्यु हो जाती है तो रिवैल्यूएशन अकाउंट और उसका साझेदार का, मृतक साझेदार का पूंजी खाता मैंने बनाया। तो उम्मीद करता हूँ ये चैप्टर आपको समझ में आया होगा। प्लीज चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए। थैंक यू वेरी मच।